Hello guys. Today we will discuss about the mechanism of concentration of filtrate. जो पिछले टर्म पर हमने यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ा था और इस यूरिन के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि पर डे 1800 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा था और जो यूरिन पास आउट हो रहा था वो केवल 1.5 लीटर था। मतलब बाकी का जो यूरिन था वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था, मतलब यूरिन कंसंट्रेट हो रहा था। तो यूरिन कैसे कंसंट्रेट होता है उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इस काउंटर करंट में करंट काउंटर पास होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पास होती है। कैसे? जैसे ये हमने लूप ऑफ फैनले बनाया है और इस लूप ऑफ फैनले में जो यूरिन का फ्लो है वो डिसेंडिंग में नीचे की ओर है और असेंडिंग में ऊपर की ओर है। तो ये आपस में कैसे हो गए? काउंटर हो गए। ये वासा रेक्टा बनाई है हमने, तो वासा रेक्टा में भी जो ब्लड पास हो रहा है वो इस आर्म में नीचे की ओर आ रहा है जबकि इस आर्म में ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये भी आपस में काउंटर हो गई। और अगल बगल की आर्म देखें, मतलब ये लूप ऑफ फैनले की और वासा रेक्टा की जो आर्म्स पास पास में है, इसमें यूरिन नीचे की ओर है लेकिन ब्लड ऊपर की ओर है। यहाँ पर भी ब्लड नीचे की ओर है, यूरिन ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। तो ये आपस में काउंटर है, ये आपस में काउंटर है और ये आपस में काउंटर है, ये आपस में काउंटर है। तो सब में करंट जो है वो काउंटर है, फ्लो की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और यही मेनली हेल्प करता है इन दी काउंटर करंट मैकेनिज्म या कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसमें कैसे यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, तो उसके लिए हमें एक समझना पड़ेगा किडनी का जो स्ट्रक्चर था। किडनी के स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये कॉर्टेक्स में होता है और ये नीचे वाला पोर्शन लूप ऑफ फैनले और कलेक्टिंग डक्ट वाला ये मेडुला में होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। और ये मेडुला का अपर पोर्शन में ये वाला पोर्शन होगा, लोअर पोर्शन में ये वाला पोर्शन होगा। तो अपर पोर्शन से जब हम लोअर पोर्शन की तरफ आते हैं मेडुला में, तो हम देखते हैं कि जो मेडुलरी फ्लूइड है, नेफ्रॉन्स के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो मेडुलरी फ्लूइड का जो ऑस्मोलरिटी होती है ये ऊपर से नीचे की ओर रेगुलर इंक्रीज करती जाती है और यही ऑस्मोलरिटी ब्लड में और यही ऑस्मोलरिटी यूरिन में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? पूरा का पूरा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस ऑस्मोलरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए हम किसी भी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन रेगुलर बढ़ रहा है। तो इसमें भी यूरिन का कंसंट्रेशन रेगुलर बढ़ना चाहिए, रेगुलर बढ़ना चाहिए। और रेगुलर कैसे बढ़ेगा? जब इससे रेगुलर वाटर बाहर निकलेगा। तो यहाँ से मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले से वाटर रेगुलर बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की ओर आने पर कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। लेकिन वासा रेक्टा यहाँ की जो है, इस वासा रेक्टा में ब्लड नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने पर कंसंट्रेशन रेगुलर कम होना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन रेगुलर कैसे कम होगा? जब वाटर इसमें रेगुलर मिक्स होता रहेगा। तो यहाँ से जो वाटर निकला वो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर गया तो कंसंट्रेशन रेगुलर कम होती चली गई। तो यहाँ से जो वाटर निकला वो कहाँ चला गया? वासा रेक्टा में। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ना होते तो ये मुश्किल था, असंभव था कि ऐसा हो कि इससे वाटर निकले इसमें चला जाए।
और अगर इससे वाटर निकलता और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाता था। इसको चेंज नहीं होना है, इसको चेंज नहीं होना है। तो ये मेंटेन कब होगा, जब इससे निकलने वाला वाटर इसमें चला जाए। और ऑस्मोलरिटी के बेस पर देखें तो नीचे से ऊपर कर जाने की पर ऑस्मोलरिटी कम करनी है। कम कैसे होगी, वाटर मिलेगा और ये वाटर आएगा कहाँ से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनलेसी। सेम अगर हम इन आर्म्स में देखें, असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले में देखें तो इसमें फ्लो का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है। तो कंसंट्रेशन कैसा होता जाना है, रेगुलर कम होता जाना है। रेगुलर कम कैसे होगा, जब इसमें वाटर मिक्स होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स इससे बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर वाटर तो बाहर नहीं निकल सकता है, वाटर इससे बाहर वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता है। वाटर इसके अंदर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गया तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो क्या करता है, ये NaCl को एब्जॉर्ब करता है, NaCl को बाहर निकालता है। NaCl को जब ये बाहर निकाल देगा, हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ सकते हैं, तो जो भी होगा इसके और इसके बीच में होगा। तो NaCl इसने बाहर निकाला, जब NaCl बाहर निकाला तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने के चांस है। लेकिन अगर वासा रेक्टा में देखें तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर और नीचे की ओर आने पर कंसंट्रेशन बढ़ना है, और ये कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब NaCl इंटर कर जाएगा इनटू वासा रेक्टा। तो NaCl वासा रेक्टा में यहाँ से जो निकला था NaCl वो वासा रेक्टा में इंटर कर गया, तो वासा रेक्टा का कंसंट्रेशन ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाएगा, इसका कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर जाने पर कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर वाटर काफ़ी ज़्यादा निकल गया, यहाँ पर NaCl बाहर निकल गया, ओवरऑल क्या हुआ, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और ये जो कंसंट्रेशन है ऊपर से नीचे की ओर, इसको मेंटेन कैसे रखा जाता है, इसको मेंटेन रखने के लिए कलेक्टिंग डक्ट होती है। इस कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर जितना निकलता है उसी के रेशियो में यूरिया भी बाहर निकलता है, और ये यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, ये इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन बना करके रखता है। और ये पूरी मैकेनिज्म जो होती है, इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है और बहुत इजी मैकेनिज्म है। वाटर क्यों बाहर निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, NaCl बाहर क्यों निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखना है। अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन 3 तरह से होता है, हाइपोथैलेमस से, जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से और हार्ट से। और किस तरह से ये मेंटेन होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, आप लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पोर्शन है, और ये किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट करेगा। तो हाइपोथैलेमस जैसे ही किसी वजह से हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होने लगेगा, तो ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, और हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर को रिसीव करने वाले वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो सिग्नल भेज देंगे हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस तुरंत क्या करेगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचा कि ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रीट रिलीज होता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस को सिग्नल भेजेगा कि आप ADH को रिलीज करिए। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है, प्रेस करता है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ADH को ये रिलीज करेगा, और जैसे ही ADH रिलीज होगा क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये 2 तरह से काम करेगा ADH।
तो पहला है कि ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। यहाँ पर जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है नेफ्रॉन से उसको बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा वाटर ब्लड में मिक्स होने लगेगा और ब्लड का वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगेगा। और प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, जब ब्लड का अमाउंट, वाटर का अमाउंट यूरिन में कम हो गया तो यूरिनेशन कम होगा। तो डायूरेसिस क्या है, यूरिन को पास करने की प्रोसेस को डायूरेसिस बोलते हैं। तो यूरिन के पास होने वाली प्रोसेस को ये कम कर देगा, मतलब डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देगा। और वाटर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, बीपी बढ़ने लगेगा। तो ये पहली मैकेनिज्म थी जो एडीएच ने की। एडीएच दूसरा काम क्या करता है, वैसो कंस्ट्रक्शन करा देता है। नाम बताया था वैसोप्रेशन, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करा देता है। तो वैसो कंस्ट्रक्शन इसने कराया। तो वैसो कंस्ट्रक्शन कराने के बाद जब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। तो जो ब्लड प्रेशर में कमी आ रही थी वो भी पूरी होने लगेगी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो फिर वही यूरिन ज़्यादा बनने लगेगा, ज़्यादा बनेगा वाटर का, फिर ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। इस तरह से ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ब्लड प्रेशर को। तो ये रेगुलेशन था थ्रू हाइपोथैलेमस। दूसरा रेगुलेशन है जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। हमने आपको बताया था कि एफरेंट रीनल आर्टीरियोल, एफरेंट रीनल आर्टीरियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जब पास में आ जाती हैं तो एफरेंट रीनल आर्टीरियोल्स की कुछ सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं और कुछ सेल्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की इनलार्ज हो जाती हैं। और इन सेल्स, इनलार्ज सेल्स को ही हम बोलते हैं जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। और ये जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है, रेनिन का सिक्रीशन करता है, रेनिन का सिक्रीशन करता है। और ये रेनिन कब सिक्रीट होगा, जैसे ही शुरुआत की कंडीशन वही है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ, एक्सेसिव ब्लड लॉस। और एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हुआ, बीपी डाउन हो गया। बीपी डाउन जैसे ही होगा, ये जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस स्टिमुलेट हो जाएगा, रेनिन का सिक्रीशन करने लगेगा। तो बीपी कम हुआ, क्या हुआ, जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस स्टिमुलेट हुआ, जिसने रेनिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया। और ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलने लगता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन निकलने लगता है। तो ये पूरा सिस्टम चालू हो जाता है रेनिन की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं रास सिस्टम। रास का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसमें क्या हो रहा है, रेनिन जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस से निकल रहा है और ये जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस से निकलने वाला रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करा देता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है।
जब पावरफुल वास्टोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो मतलब ब्लड वेसल्स को ये सिकोड़ देगा, और ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने पर या सिकुड़ने पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया। जबकि जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है, और इसके इंक्रीज की वजह से जब ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम क्या करता है, पूरा का पूरा सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने में जुट जाता है। और तीसरा यहाँ पर जो ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट नॉर्मली कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। अभी हमने दोनों पढ़े थे, जो दोनों में ब्लड प्रेशर पहले डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये तब स्टिमुलेट होगा जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर कम होगा तब ये दोनों स्टिमुलेट होते हैं। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ जैसे ही, वैसे ही एट्रियम, जो हार्ट के एट्रिया होते हैं, उनकी वॉल से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। उस हार्मोन को बोलते हैं एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। और ये जो एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है, एट्रियम की वॉल से निकल रहा है, इसलिए वर्ड आया एट्रियल। नाइट्रियम पर ये वर्क करता है। नाइट्रियम, हम सोडियम को Na लिखते हैं, Na इसलिए लिखते हैं क्योंकि सोडियम का नाम नाइट्रियम होता है। तो नाइट्री यूरेटिक फैक्टर मतलब ये सोडियम आयन पर काम करता है। यूरेटिक मतलब यूरिन के सोडियम आयन पर काम करता है, इसलिए इस हार्मोन का नाम रखा गया है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये बिल्कुल तब काम करेगा जब इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये इसके अपोजिट काम करने लगेगा हार्ट, और ANF सिक्रीट करने लगेगा। और ANF क्या करता है, वैसोडाइलेशन कराता है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करा देगा। और ब्लड वेसल के डायलेशन की वजह से जो BP बढ़ रहा था वो BP अब डाउन होने लगेगा। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं जब ब्लड प्रेशर कम होता है, और ये तब वर्क करता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इस तरह से रेगुलेशन हो जाता है किडनी के फंक्शंस का, कि किडनी को कब एब्जॉर्ब करना है सोडियम आयन, वाटर कब रिलीज करना है, ये सब कंट्रोल होता है बाय दीज हार्मोन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।